फर्स्ट न्यूज यहाँ पे है, लोकसभा पासेस अ बिल ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो लोकसभा ने बिल पास कर लिया है, अब ये राज्यसभा में जाएगा। बिल का क्या नाम है और नई बिल का क्या नाम है, पहले बिल का क्या नाम था और क्या अमेंडमेंट की, ये पूरा थोड़ा एक्सटेंसिवली देखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, ये नया बिल है जो प्रपोज किया गया है। ठीक है, ये लोकसभा में पास हो गया। तो इसके अंदर क्या प्रोविजन है वो देखेंगे। इसके पहले जो बिल था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टर्म ऑफ बिजनेसेस एक्ट 1991। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर बोला गया था कि जो अपॉइंटमेंट की जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की, ठीक है, उसके लिए कोई क्लॉज नहीं दिया गया था। वो डिसाइड किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और अपॉइंट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम दे देती थी, प्रेसिडेंट उस नाम को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या हुआ, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स, ये इनके अपॉइंटमेंट में अगर कोई कमेटियां नहीं होगी, ठीक है, या फिर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से उनको अपॉइंट करेगी, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। अनूप, यहाँ पे देखिए, अनूप बर्नवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये नाम याद रखिए, अनूप बर्नवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक कमेटी बनाई जाए जो अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को, जिस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीन लोग हो गए। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना देती, मतलब पार्लियामेंट जब तक कोई लॉ नहीं बना देती, तब तक ये तीन लोगों की कमेटी बनेगी और वो कमेटी अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। तो इस जजमेंट देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कौन से दो रिपोर्ट को फॉलो किया था, फर्स्ट गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1990 एंड 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट, इनको इनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। ठीक है, तो स्टेट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्या कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है ये जो कमेटी बनाई गई है, ये जो बोला गया था, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी, मतलब टेम्पररी अरेंजमेंट थी ये। ठीक है, इस बेसिस पे अपने को कमेटी बनाई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कमेटी बना दी गई है जो अपॉइंट करेगी इसको, इस लॉ के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या कमेटी बनाई है, तो ये जो पहले सिस्टम था, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम देती थी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करती थी, अभी वैसा नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी दो कमेटी बनाई गई है। एक सर्च कमेटी, सर्च कमेटी क्या नाम ढूंढ के देगी, तो इसके अंदर इट विल बी हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर और उसके साथ दो यूनियन सेक्रेटरीज होंगे। ठीक है, और ये 5 नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे और ये 5 नाम किसको दिए जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी को दिए जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, सर्च कमेटी एक बनेगी जिसके अंदर लॉ मिनिस्टर होंगे और दो यूनियन सेक्रेटरीज होंगे और वो 5 नाम निकालेगी। किसको देगी, सिलेक्शन कमेटी को देगी। सिलेक्शन कमेटी विल हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ वन यूनियन मिनिस्टर होगा जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। ध्यान से सुनिए, एक तो हो गया प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर और उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन की, उसके लीडर को ही लीडर ऑफ अपोजिशन बोला जाएगा। यहां तक ठीक है, तो ये कमेटी फाइनलाइज करेगी कि किस बंदे को, ये 5 नाम दिए उनमें से किसको अपॉइंट करना है। अगर आप ध्यान से इस कमेटी की स्ट्रक्चर को देखोगे, इसके अंदर तो प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने नियुक्त किया, नॉमिनेट किया हुआ यूनियन मिनिस्टर है। तो जब डिसीजन आएगा तो इनका फेवर ज्यादा रहेगा क्योंकि इनके 2 वोट्स है और इसका एक ही वोट होगा। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन का। और उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी इन्होंने निकाल दिया अभी। ठीक है, इस कमेटी के अंदर वो नहीं है सिलेक्शन पैनल के अंदर। तो यही क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इन्होंने पूरा चेंज कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है, ये भी ध्यान देखिए। यहाँ पे स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी, मतलब ये टेम्पररी अरेंजमेंट की गई थी, ये कमेटी, ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसके जैसा ही बनाना ऐसा नहीं बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनका कहना है। ठीक है, और ये 5 नाम दिए, इनके अंदर भी उनको
उसी नाम को सिलेक्ट नहीं करना होगा, किसी और नाम को सिलेक्ट करना होगा, तो दे कैन ऑल्सो डू इट। कैसे कर सकते हो? वो उनके दिल से कोई भी अदर नेम को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ये पावर है इस सिलेक्शन कमेटी के पास। ठीक है, ये 5 नाम दिए, उनको उनमें से एक भी पसंद नहीं है तो एक और नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिवली देख लिया अपन ने। नए बिल का नाम क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, टर्म ऑफ, यहाँ पे देखिए टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो ये 2023 का बिल है। और जो पुराना बिल था इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंडीशन ऑफ सर्विसेज इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस 1991, इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट थी वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बताती थी, अपॉइंट प्रेसिडेंट खुद कर देते थे। ठीक है, तो ये पूरा देख लिया अपन ने। अभी क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या होगा? सिंपल सा क्रिटिसिज्म है कि इसके अंदर वोटिंग राइट्स ज़्यादा होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेक कम होगा, और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं लिया। तो ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है, पहले की जैसी है, सिर्फ इसमें इन्होंने एक बॉडी बना दी है टू सरपास द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन से केस में आया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अनूप बर्नवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर बोला गया था। और जजमेंट में 2 रिपोर्ट्स उन्होंने ध्यान रखी थी, गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट 1990 एंड 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट, इसको उन्होंने मायने रखा था। उसके बाद यहाँ पे कमिंग सून कैफेटेरिया फॉर ऑयल स्पिल्ड हिट बर्ड्स एट क्रीक इन तमिलनाडु। ठीक है, क्रीक बोल के एक एरिया है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वहाँ की, ठीक है, मनीला बोल के एक इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ से वहाँ पे जो वेस्ट पानी आ रहा है उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो गया है पूरे वाटर के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या किया जाएगा, तमिलनाडु ने बोला है हम वहाँ पे एक फीडिंग स्टेशन बनाएंगे, इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश फीडिंग स्टेशन फॉर द बर्ड्स एट अ क्रीक वेयर द कंटेमिनेशन ड्यू टू एन ऑयल स्पिल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इन मनीला, ये उसके नजदीक का एरिया। बॉट टाउन द बर्ड्स पॉपुलेशन ड्रास्टिकली, ठीक है, इसकी वजह से कम हुई है बर्ड्स की पॉपुलेशन। टू डू सो दे विल फर्स्ट टू कैच द बर्ड्स, उसके लिए उन्होंने पहले बर्ड्स कैच करेंगे, फिर उसके बाद ये वहाँ पे फीड स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, ये इनका प्लान है। इतना याद रखिए, तमिलनाडु के रिलेटेड न्यूज़ है। कहाँ की चल रही? एनोरे क्रिक, ये इस एरिया की ये न्यूज़ है। ठीक है, पन्नू से रिलेटेड एक न्यूज़ है। देखिए, पन्नून जो था इसको मारने के लिए एक इंडियन बंदे ने एक फॉरेन बंदे को फॉरेन लैंड के ऊपर पैसे देते हुए पकड़ा गया, और जो बंदा इंडियन पकड़ा गया उसका नाम यक्स पकड़ेंगे, ऑफिशियली उसका नाम यक्स है। अभी पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाहर आके बोला इस बंदे का नाम निखिल गुप्ता है। ये क्यों बोला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निखिल गुप्ता की फैमिली गई थी, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, और उन्होंने यहाँ पे याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप निखिल गुप्ता को कॉन्सुलर सर्विसेज दीजिए। कॉन्सुलर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? उनको वकील, ठीक है, उनको वकील मुहैया किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट किया जाए, और उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कोर्ट के अंदर वहाँ पर है। कहाँ पे पकड़ा था इनको? निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक बोल के, चेक रिपब्लिक बोल के एक यूरोप में स्टेट, एक कंट्री है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे इनको पकड़ा गया था। और अभी यूएसए ने ये मांग की है, ठीक है, यूएसए ने ये मांग की इसको आप हमारे हवाले कीजिए, लेकिन अभी तक ये मांग उनकी चेक रिपब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं की है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, तो फर्स्ट बार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने बाहर आके बोला है कि हमने 3 बार उनको कॉन्सुलर सर्विस प्रोवाइड की है। किसको? निखिल गुप्ता को। ठीक है, अथॉरिटीज इन द चेक रिपब्लिक हैव ग्रांटेड इंडियन कंसुलर एक्सेस टू निखिल गुप्ता ऑन अ लेटेस्ट on a 3 occasions since he was arrested in June 30। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बोला है। ठीक है, अभी तक उनको 3 बार दी गई। एन इंडियन नेशनल इज करेंटली इन अ कस्टडी ऑफ चेक अथॉरिटीज पेंडिंग अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सट्रेडिशन टू यूएसए, और यूएसए ने उसकी रिक्वेस्ट की कि उसको यूएसए के पास वापस भेजा जाए। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। अभी चेक रिपब्लिक क्या करता है वो देखा जाएगा। We receive consular access to him at least the 3 occasions. We are extending necessary consular assistance to individuals as per the requirement। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला। निखिल गुप्ता को $1 लाख रुपए किसी और बंदे को देते हुए पकड़ा है, और ये जो ये पूरा प्लॉट था ना, जो हिटमैन उन्होंने अपॉइंट किया था पन्नू को मारने के लिए, वो यूएस का ये कोई एजेंट था, ये यहाँ पे बोला है। ठीक है,
तो ये केस आपको पता होगी, इसको मैंने पिछले वीडियोस में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार इंटरव्यू देते हुए फाइनेंशियल टाइम्स में ये बोला गया था कि वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द इश्यूज। अगर कोई एडवोकेट प्रूफ हमें दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो हम डेफिनेटली उस एलिगेशंस के ऊपर देखेंगे, ये इन्होंने यहाँ पे बोला। एंड उन्होंने बोला कि आवर कमिटमेंट इज टू द रूल ऑफ लॉ को हमारी कमिटमेंट है। और यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड कर दूं, उन्होंने ये भी बोला था इसकी वजह से यूएसए और इंडिया के रिलेशंस खराब नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर मैच्योर कंट्रीज। और ये बहुत छोटा इशू है जिसको हम डिप्लोमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला गया। तो इतना याद रखिए कि इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया और अभी इसके ऊपर उनको कॉन्सुलर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा आगे की न्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्किल रिपोर्ट फाइंड्स केरला द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क, ठीक है। जो इंडिया स्किल रिपोर्ट आई उसके अंदर केरला ने सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट बोला गया वर्क करने के लोगों के लिए, ये यहाँ पे बोला गया। केरला इमर्ज एज अ मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट, लोगों ने इसको चूज किया टू वर्क इन इंडिया स्किल पोर्टल 2024, ठीक है। इंडिया स्किल रिपोर्ट जो 2024 में आई है उसके अंदर लोगों ने किसको सिलेक्ट किया है, केरला स्टेट को सिलेक्ट किया है कि वहां पे वर्क करने के लिए। कोची एंड तिरुवनंतपुरम come second and fourth respectively among the cities where the both and women prefer to work regardless of their age, according to a report published by a talent assessment agency Willbox। Vbox बोल के एक एजेंसी है जिन्होंने ये किसी के साथ ये रिपोर्ट पब्लिश की विद इन एसोसिएशन विद वेरियस एजेंसी इंक्लूडिंग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो इंडियन यूथ है उन्होंने प्रेफर किया केरला को काम करने के लिए। और ये कहाँ से उन्होंने डाटा लिया, इंडिया स्किल रिपोर्ट के हिसाब से। तो इन्होंने सर्वे किया 3.88 लाख यूथ का थ्रू द नेशनल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्टेड। तो ये इतना काम का नहीं है, बस केरला नाम याद रखिए। बेंगलुरु एयरपोर्ट विंस अवार्ड एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सिलिस, ठीक है। तो क्या है ये अवार्ड प्रिक्स वर्सिलिस, किस लिए दिया जाता है? Focuses on intelligent sustainability as cultural driver, acknowledgement, innovation, creativity और reflection of local heritage, economic efficiency and the value of social interaction। इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया? यूनेस्को की तरफ से जो बेंगलुरु है उसके एयरपोर्ट को दिया है। टर्मिनल 2 ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल airport in Bengaluru has been recognized as one of the world's most beautiful airport, awarded the special prize for interior, ठीक है, इंटीरियर्स के लिए इनको स्पेशल प्राइज दिया गया यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सिलिस। इतना याद रखिए, इसमें इस न्यूज में इतना ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिटोरियल है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिगार्डिंग। एडिटोरियल में ज़्यादा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसका जो क्रक्स निकलता है उतना डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 किस लिए लाया गया था? टू फाइट द ड्रग्स एंड टेररिज्म के लिए जो पैसा डाइवर्ट किया जाता है उसके लिए इसको लाया गया था, ठीक है। लेकिन अब इसका मिसयूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, सीबीआई जो है, वो क्या करती है, केसेस फाइल करती है। थोड़ा भी आर्टिकल पॉलिटिकल हो जाएगा। जिस गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी रूल गवर्नमेंट है उनकी वहाँ पे रूल्स नहीं है जिस स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे ईडी सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। किसके अंदर? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर इनको अरेस्ट किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे पीएमएलए के अंदर सेक्शन 2(1) सबसेक्शन यू इस एक्ट का डिफाइन करता है शेड्यूल ऑफेंसेस को, ठीक है। और शेड्यूल ऑफेंसेस जो लिस्ट होगी, ठीक है, उस शेड्यूल ऑफेंसेस लिस्ट के बाहर आप किसी भी क्राइम को शेड्यूल इसके अंदर जस्ट मतलब इसके अंदर आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, उसके अंदर उसका आप कोर्ट ट्रायल नहीं चला सकते। लेकिन अभी भी इसको वायलेट किया जा रहा है और उनके ऊपर एक्शंस ली जा रही है, ये यहाँ पे बोला गया है। आप अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई एसेट बनाते हो तो उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है अथॉरिटीज, ये रूल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था विजय मंडला चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2022। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इसमें ये बोला गया था कि जो आपके शेड्यूल ऑफेंसेस है उसके अंदर ही आप प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हो, मतलब सीज कर सकते हो। और जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम्स है, ठीक है, सेक्शन इसका डिफाइन किया गया उन्होंने। और मनी लॉन्ड्रिंग गेट ट्रिगर ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रीसीड्स ऑफ अ क्राइम विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 सबसेक्शन यू ऑफ द 2002 एक्ट, ठीक है। इसका मतलब है शेड्यूल ऑफेंस है उसके अंदर ही अगर शेड्यूल ऑफेंस मतलब जो क्राइम है वो होगा तो उसके ऊपर होगा। लेकिन अभी जो झारखंड और बाकी के स्टेट से मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसके अंदर जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो माइनर्स है, ठीक है, मतलब जो इलीगल माइनिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ अभी ईडी एक्ट ले रही है, मतलब ईडी उनके खिलाफ एक्शन कर रही है। आप बोलेंगे क्यों? देखिए, उन्होंने बोला है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या आता है, इलीगल पैसा कमाने के अंदर आता है, और ये टेरर फाइनेंसिंग या फिर ड्रग्स में जा रहा है पैसा। लेकिन वो बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ 1957, इसके अंदर जो माइंस के अंदर जो एक्ट किए जाते हैं वो आते हैं, ठीक है। माइनर मिनरल्स का जो एक्सट्रेडिशन किया जाता है वो उनके अंदर आता है, स्टेट्स के अंदर आता है, सेंटर के अंदर आता ही नहीं, पहली चीज तो अंदर। और ये शेड्यूल जो है, शेड्यूल ऑफ शेड्यूल शेड्यूल ऑफेंसेस के अंदर, पीएमएलए के अंदर माइंस एंड मिनरल्स आते ही नहीं है। तो आप इंक्वायरी कर कैसे रहो, ये यहाँ पे बोला गया। माइंस एंड मिनरल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अ शेड्यूल ऑफेंसेस। तो आप प्रोसीड्स ऑफ अ क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो आप इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन कर कैसे कर रही है, ये यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ है। तो ये आर्टिकल आया, इसके अगर कुछ और इसका आगे आता है तो देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। सूडान के अंदर 3 लाख लोगों ने पलायन किया है, तो वहाँ पे जो उनकी सूडान की मिलिट्री है और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है उनके बीच में क्लैशेस हो रही है, इसकी वजह से हुआ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 18 में पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया है पोस्ट ऑफिस बिल 2023, और इसने रिप्लेस किया है इंडियन पोस्ट एक्ट 1898 को। और ये इफेक्टिव फंक्शनिंग में काम आएगा, और मैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द बैंकिंग फैसिलिटीज। तो दो फंक्शंस बोले इसने पोस्ट के, एक मैसेंजर सर्विस और बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। देखेंगे क्या क्या की फीचर्स है। ये अलाउ करता है इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब पार्सल्स, ठीक है। अगर कोई पार्सल आपका पोस्ट जा रहा है तो ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मतलब उसको फाड़ के देख सकते हैं अंदर क्या है भाई, ठीक है। वाया तिरकोन के ग्राउंड पे कर सकते हैं, वाया पोस्ट ऑन द ग्राउंड्स, सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द बिल और एनी अदर लॉ। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर वो आपका पार्सल फाड़ सकते हैं अगर आप पोर्ट से पार्सल भेज रहे हो तो। ऑफिसर इन चार्ज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट को ये एम्पावर दी गई है कि वो इंटरसेप्ट कर सकता है, इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी पोस्टल आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब पार्सल, ठीक है। वो उसको डिटेन कर सकता है, ये कर सकता है, और उसको फाड़ के देख भी सकता है, इंटरसेप्ट भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है। और यूनियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि एम्पावर्ड ऑफिसर्स ऑफ अ पोस्ट टू डिलीवर द पोस्टल आर्टिकल सस्पेक्ट ऑफ कंटेनिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम टू द कस्टम अथॉरिटी और एनी अदर स्पेसिफिक अथॉरिटी। अगर उसको लगता है कि इस पार्सल के अंदर कुछ गलत चीज है तो वो कस्टम अथॉरिटी को दे सकता है, और किसी भी और स्पेसिफिक अथॉरिटी को वो पार्सल वो सबमिट कर सकता है। तो वो उसके पास वो पावर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और बिल्स ने क्या क्या एग्जाम्प्ट किया है, पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द इंक्वायरिंग एनी लायबिलिटी परटेनिंग टू द सर्विसेज। पहले जो लायबिलिटी रहती थी, पोस्ट ऑफिस जो ऑफिसर से उनके ऊपर पार्सल दे दिया तो आपके ऊपर लायबिलिटी, उससे अभी वो नहीं रहेगी। नो ऑफिसर शाल इनकोर एनी लायबिलिटी अनलेस, जब तक उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं थी, कब तक, एक्टेड फ्रॉडेंटली और विलफुली कॉज एनी लॉस, डिले और मिस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अगर ये अगर करता है तो उसके ऊपर लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेगी। देयर इज नो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट एक्सेप्ट वन। एक्ट के अंदर वैसे कोई पेनल्टी नहीं है और कोई ऑफेंस भी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, अमाउंट्स नॉट पेड बाय द यूजर विल बी रिकवरेबल एज द एरिज ऑफ लैंड रेवेन्यूज, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि जो अमाउंट पे करनी है यूजर को, जिसने पार्सल भेजा है और फिर जिसको लेना है, अगर वो नहीं करता है तो वो थक बाकी, उसको थक बाकी के जैसा, मतलब एरिज बोलते हैं उसको, जो आपका पैसा देने का बाकी है, ऑफ लैंड रेवेन्यू के जैसा उसको रिकवर किया जा सकता है, ये यहाँ पे बोला गया है। अगर आप 19
1898 के, सॉरी 1898 के एक्ट को देखोगे तो उसके अंदर ऑफेंसेस था, अगर कंटेन द ऑफेंसेस सच एज अ थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड अ फाइन। अगर आप इंटरसेप्ट करते थे वो पहले एक्ट के अंदर तो आपको आपको पनिशमेंट मिलती थी 7 साल की, या फाइन भी मिलता था उसके साथ। हाउएवर सच ऑफेंसेस पेनल्टीज आर सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड बाय द जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ 2023। तो ये जो पनिशमेंट थी इसको निकाल दिया गया जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया, तो अभी वो अपन इंटरसेप्ट कर सकते, वो पनिशेबल नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो अभी इसका क्रिटिसिज्म किया ऑपोजिशन ने, इन्होंने बोला है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, अगर आप किसी का पार्सल नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे निकालते रहोगे तो आप एक पुलिस स्टेट बनाओगे, आपके पूरा प्राइवेट, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा, स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स आर ट्राइंग टू हैक योर मोबाइल्स। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया पेगासस का, पेगासस जो न्यूज में आया था तो उसके अंदर ये बोला गया था कि स्टेट पूरे जो अपोजिशन लीडर्स है उनके मोबाइल्स को हैक करिए और उनका डाटा स्टेट के पास है, वो किन से बात करे किन से बात नहीं करे इसके ऊपर, ठीक है, और उनको लोगों के पार्सल चेक करना है यहाँ पे बोला गया। इट इज अ कॉन्ट्रावेंट टू द आर्टिकल 1419 ए सब क्लॉज 1A, आर्टिकल 21 लाइफ टू लाइफ के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अगर आपने पोस्टल ऑफिसर्स को एम्पावर किया है सर्च एंड सीजर को, तो इट इज ए वेरी मच पावर उसने दिया है, तो उसके डिस्क्रिप्शन पे चले जाता है, वो किसी पार्सल को निकाल के देख सकता है। पुट्टा स्वामी केस के अंदर अपन ने देखा राइट टू प्राइवेसी दिए, ठीक है, तो इसका ये वायोलेशन ही यहाँ पे बोला गया है। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या बोला है, ओइंग टू द इंडियाज कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सोसाइटी, इंडिया की बहुत बड़ी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंटरसेक्शन इज डन एंड दिस काइंड ऑफ प्रोविजन इज केप्ट इन द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की इसको करना जरूरी है यहाँ पे बोला है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। लॉ कमीशन इन 30th रिपोर्ट ने क्या बोला था, इमरजेंसी हैज नॉट बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, इट प्रोवाइड्स अ वाइड ग्राउंड ऑफ इंटरसेप्शन। जो अभी आर्टिकल में अपन ने देखा जो नया बिल है उसके अंदर ये बोला गया है कि इमरजेंसी अगर होगा तो अपन इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं आर्टिकल को, लेकिन लॉ कमीशन ने 30th रिपोर्ट में बोला कि इमरजेंसी एक वाइड टर्म है, इसको अपन डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। इट फ्लैग दैट सिंस द टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट सर्व एज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल आर्टिकल अंडर 90, ठीक है, वही जो मैंने बोला। कोर्ट हैज ओपिनियन दैट with respect to the Pegasus spyware scandal, the state did not get the free pass every time the spectrum of national security rises. National security cannot be bugbear that judiciary shield away from by the virtue of its मेयर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको फ्री पास नहीं मिलता, आप किसी की नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप किसी की भी प्राइवेसी वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे बोला गया। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर 3 लॉ पास हुए जिन्होंने रिप्लेस किया है, राज्यसभा कल लोकसभा में पास हुए थे, आज राज्यसभा में पास हो गए। कौन कौन से लॉज हैं, देखिए, जो पहला इंडियन पिनल कोड 1860 का था उसको रिप्लेस किया है, इट वाज रिप्लेस बाय भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल। उसके बाद CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को किसने रिप्लेस किया, भारतीय, सेम कलर का देखिए जो येलो येलो है उसको उसी कलर से रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर 1898 को किसने रिप्लेस किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को किसने रिप्लेस किया, भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल, इसने इसको रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये पास हो चुके। कल अमित शाह जी ने ये बोला था, अगर ड्यू टू द निग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर किसी की डेथ होती है तो उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी इस बिल के अंदर ये बोला गया कि उनको 7 साल तक, पहले 7 साल तक सजा होती थी और अभी उनको 2 साल तक सजा हो सकती है, यहाँ पे बोला गया, ठीक है। देखेंगे कॉन्ट्ररी टू द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द लोकसभा ऑन वेनेसडे, उन्होंने वेनेसडे को ये बोला था कि अमेंडेड भारतीय न्याय सेकंड सेमेस्टर 2023 डज नॉट प्रोवाइड ब्लैंकेट एग्जाम्पशन टू द डॉक्टर्स इन द केस ऑफ डेथ ड्यू टू द निग्लिजेंस, ठीक है, उनको ब्लैंकेट ये नहीं दिया जाता,
ठीक है, मतलब उनको बैंकलेट कवरेज नहीं दिया जाता। इंस्टेड प्रिस्क्राइब अ मैक्सिमम 2 years इम्प्रिजनमेंट इन सच केसेस स्लाइटली लोअर देन द पनिशमेंट ऑफ अदर केसेस। ठीक है, उनको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। द अमेंडमेंट सेक्शन ऑफ 1061 ऑफ संहिता सेज whosoever cause the death of any person by doing a rush or negligent act not amount to कूपेबल होमिसाइड। होमिसाइड मतलब मार डालना, एक आदमी को मार डालना, इसके अंदर वो नहीं आता। बट शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे नॉट एग्जिट द 5 year, 5 साल से वो टर्म कम हो सकती है। और एंड मतलब उनको फाइन भी दिया जा सकता है। इफ एक्ट इज डन बाय द registered medical practitioner while performing medical procedure shall be punished with imprisonment of either description for a term which may not exceed 2 years। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड वाला बंदा होगा, डॉक्टर होगा, और उसकी वजह से होता है तो उसको 2 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो डॉक्टर लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। शैल बी लाइबल टू फाइन, ठीक है, और उनको फाइन भी हो सकता है 2 साल की सजा के साथ। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स medical practitioner who possesses any medical qualification recognized under the National Medical Commission Act 2000। ठीक है, 2019 के अंदर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड हो गए तो उनको ये बोलेंगे whose name has been entered in the National Medical Register or the State Medical Register that act, अंडर दैट एक्ट के अंदर वो आता है। तो स्टेट और नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो वो उनको इसके अंदर पनिशमेंट हो जाए। करंटली क्या सिचुएशन है बिल आने से पहले? सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी punishes for causing a death by negligence in the 2 year imprisonment and a fine both। ठीक है, तो अभी जो इसके अंदर है 2 year imprisonment और फाइन दिया जाएगा 304 के अंदर। लेकिन जो अभी नया एक्ट आया विल रिप्लेस द आईपीसी, इंक्रीज उन्होंने इंक्रीज किए 5 साल तक अगर डॉक्टर प्रैक्टिशनर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा, अगर वो होगा तो उसको 2 साल तक दी जाएगी जेल टर्म। ठीक है, तो ये याद रखिए, पहले 2 साल ही थी सिर्फ, अभी बढ़ा के 5 साल की है फॉर नॉन रजिस्टर्ड, और रजिस्टर होगा तो 2 साल के लिए डॉक्टर को पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट में जो अटैक है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद डेरोगेटरी मार्क्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है, इलेक्शन कमीशन ने बोला आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर सेक्शन 92 जो है वो क्या बोलता है? एक्ट डिस्कसेस द पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज अगेंस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी। द इम्प्रिजनमेंट सैंक्शन अंडर द लेजिस्लेशन इन सच एट्रोसिटीज 6 months एंड एक्सटेंड अप टू 5 years विद और विदाउट अ फाइन। ठीक है, अगर आप ऐसे रिमार्क देते हो, कोई अंधा है, कोई भी बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, ऐसे आप पॉलिटिकल प्रचार करते हो, अगर आप ये करते हो तो आपको इसके अंदर पनिशमेंट मिल सकती है। और इलेक्शन कमीशन ने इसकी एक नोटिस जारी की है बाकायदा, और उनको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, एडवाइजरी दिए सारे पॉलिटिकल्स इनको। ठीक है, तो उन्होंने बाकायदा बताया ऐसा मत कीजिए, अगर करते हैं तो आपको इसके अंदर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने क्वालिफाई किया है मलेरिया की वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट। किसने बनाया था इसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और इसको इन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। ठीक है, प्री क्वालिफाई क्या होता है? प्री क्वालिफाई मीन द लार्ज एक्सेस टू वैक्सीन बाय vaccine as a key tool to prevent the malaria in children, with it being prerequisite for vaccine procurement by UNICEF and funding support by development by Gavi वैक्सीन अलायंस। डेवलपिंग कंट्रीज का गावी बोल के वैक्सीन अलायंस है। ठीक है, तो प्री क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लार्ज एक्सेस टू द वैक्सीन एज अ की टूल टू प्रिवेंट द मलेरिया इन चिल्ड्रन, being prerequisite for a vaccine procurement by UNICEF and funding support by development by Gavi। तो ये यहाँ पे बोला गया। और क्या है वैक्सीन का नाम? R21। ये इतना याद रखिए, इसके अंदर मलेरिया जो है वो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, और पर्टिकुलरली इसका हाई बर्डन होता है चिल्ड्रंस के अंदर, वो भी अफ्रीकन रीजन के अंदर। और इन 2022 एस्टिमेट बोला गया है कि 249 मिलियन मलेरिया केसेस इन द वर्ल्ड हुए थे, और उसके अंदर 6,08,000 मलेरिया डेथ्स हुए थे अक्रॉस 85 कंट्रीज। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, और इस न्यूज़ में इतना ही था। उसके बाद मिसिंग 42 years निम्फदा
नम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल रिसर्फेसिस अरुणाचल प्रदेश में, ये फिर से मिली है। 42 ईयर्स पहले ये मिली थी 1891 में, अभी फिर से ये दिखी है। और ये एरोबल मैमल है, मतलब पेड़ पे रहने वाली है। तो ये यहाँ पे मिली है अभी अरुणाचल प्रदेश में मिली, इतना याद रखिए। इसका क्या नाम है? नमदाफा फ्लाइंग स्क्वेरल्स, ठीक है, इससे रिगार्डिंग ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे सीरिया में देखा अपन ने, सॉरी सूडान में देखा अपन ने, 3 लाख लोग भाग चुके हैं। वहाँ पे सूडान की मिलिट्री और किसके किसके बीच में हो रहा है? रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो वहाँ की एक नोटोरियस फोर्स है, उनके बीच में ही अटैक हो रहा है। इसकी वजह से जो सज्जन लोग हैं आपके जैसे मेरे जैसे, उन्होंने घर उधार छोड़ के भाग चुके हैं। कोरिया ने बोला है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे पास है वो हम आपके ऊपर डाल सकते हैं, उनके दुश्मन को इन्होंने बोला है। कौन कौन है दुश्मन? नॉर्थ कोरिया का, यूएसए हो गया, ठीक है, उनके जैसे साउथ कोरिया हो गया, इनको उन्होंने वार्निंग दी। उसके बाद जो मेटा है, पहले फेसबुक था, ठीक है, मेटा अभी हो चुका है। तो उनके ऊपर आरोप लगाया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने। उन्होंने बोला कि जो प्रो पैलेस्टीनियन जो कंटेंट होता है उसको आप सप्रेस कर देते हो, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक ऑनलाइन सेंसरशिप करते हो। तो 1050 जो टेक डाउन्स किए गए, किसके किसके ऊपर? फेसबुक है, इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट थे उनको निकाल गया है मेटा ने, इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद J1 इमर्जेस एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू इवॉल्यूट प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। J1 जो कोविड JN1 सॉरी JN1 जो एक वेरिएंट आया है कोविड का, तो ये कोई इतना थ्रेट नहीं करेगा पब्लिक हेल्थ को, ये पहले ही बोला गया। लेकिन अभी विंटर आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। यही इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं। आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पे सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर स्वैग UPSC ओनली एक चैनल है, आपको मिल जाएगा। आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए उसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।